हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। प्रिया खूबसूरत तो थी ही, साथ ही वह सजने संवरने का भी शौक रखती थी। उनका परिवार काफ़ी संपन्न था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर में काम करने के लिए भी नौकर लगे हुए थे। प्रिया अपनी माँ से ज़्यादा पिता की लाडली थी। प्रिया के पिता प्रिया की हर बात और हर जिद को खुशी खुशी पूरा करने को तैयार रहते थे। उसे कहीं आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। फलस्वरूप प्रिया स्वच्छंद और आज़ाद ख्याल होती जा रही थी। प्रिया की बढ़ती उम्र और उसके व्यवहार से उसकी माँ को बड़ी चिंता रहती थी। प्रिया की माँ प्रिया को थोड़ा काम सिखाना चाहती थी। वह चाहती थी कि प्रिया थोड़ी जिम्मेदार बने। इसके लिए वो यदा कदा प्रिया को टोक दिया करती थी, लेकिन प्रिया के पिता हमेशा बीच में आकर उसका बचाव करने लगते और कहते कि शादी के बाद तो खुद ही उस पर जिम्मेदारी आ जाएगी, अभी तो उसे कम से कम आज़ाद घूमने दो। कुछ समय के बाद प्रिया के पिता को प्रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़का पवन एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। परिवार के नाम पर माता पिता और उसकी एक छोटी बहन गीता थी। गीता भी पढ़ाई कर रही थी। बड़े ही धूमधाम के साथ पवन और प्रिया की शादी संपन्न हुई। एक नई नवेली दुल्हन बनकर प्रिया ने अपने ससुराल में पहला कदम रखा। बड़े अच्छे से गृह प्रवेश और अन्य रस्मों को निभाया गया। उसके बाद प्रिया को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया। इतनी सुंदर पत्नी पाकर पवन की खुशी का ठिकाना नहीं था। परिवार में सभी लोग प्रिया को बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। पवन भी प्रिया का बहुत ध्यान रखता था। पलक झपकते ही शादी को 1 महीना बीत गया, मगर प्रिया घर में कोई काम नहीं करती थी। परिवार में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सब सोचते कि कुछ समय में उसे खुद ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। वो सारा समय अपने कमरे में ही रहती थी। गीता सारा दिन घर के कामों में लगी रहती, लेकिन अपनी भाभी से कभी भी कुछ नहीं कहती थी। प्रिया की सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, जिसके कारण गीता के ऊपर काम का बोझ ज़्यादा ही बढ़ गया था। इस कारण वह पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। पवन काफ़ी समय से ये सब देख रहा था। वो सोचता था कि प्रिया धीरे धीरे खुद से ही घर के कामों में हाथ बटाने लगेगी, लेकिन इतने समय के बाद भी घर का कोई काम नहीं करती थी। उसकी लापरवाही देखते हुए एक दिन पवन ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो प्रिया, गीता मेरी छोटी बहन है। उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत काम रहता है। घर के कामों में उलझे रहने के कारण उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, और फिर इस उम्र में माँ से भी ज़्यादा काम नहीं किया जाता। इसलिए तुम भी घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दिया करो। लेकिन प्रिया उसकी बात समझने के बजाय पवन पर ही भड़क उठी और बोले कि मैंने तो अपने मायके में कभी पानी भी खुद लेकर नहीं पिया है और ना ही कभी कोई काम किया है। मैंने शादी नौकरानी बनने के लिए तो नहीं की है। और अपने बालों को शीशे के सामने खड़े होकर संवारने लगी। पवन को उससे ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने प्रिया पर बहुत गुस्सा आया, पर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा कि घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाती। फिर नारी का संपूर्ण सौंदर्य तो इसमें ही है कि वह अपने साथ साथ घर को भी संवारे। प्रिया ने उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर सो गई। पवन ने भी बात को ना बढ़ाकर चुप रहना ही उचित समझा। सुबह को जब तक प्रिया सोकर उठी, पवन ऑफिस जा चुका था। प्रिया को ऐसी उम्मीद पवन से नहीं थी। उसने तो सोचा था कि पवन उसे प्यार से मनाएगा और उसे खुश करने के लिए बाहर घुमाने और खाना खिलाने के लिए ले जाएगा। प्रिया बिना कुछ खाए पिए सारा दिन अपने कमरे को बंद करके लेटी रही। गीता ने आकर उसे खाना खाने के लिए कहा भी, मगर उसने मना कर दिया। शाम को पवन जब घर लौटा तो गीता ने उसे बताया कि भाभी सुबह से भूखी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। पवन तुरंत ही कमरे में गया और प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या अभी तक नाराज हो? चलो खाना खा लो। प्रिया तुरंत ही तुनक कर बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। पवन ने उससे बोला, अगर तुम नहीं खाओगी
तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भूखा ही सो जाऊं तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो, मैं खाना लाती हूँ। मुस्कुराते हुए प्रिया ने कहा और उठकर खाना लेने चली गई। बात आई गई हो गई, मगर इसके बाद तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई। हर रोज़ उसकी नई नई फरमाइशें होने लगी। खाली वक्त में घर से बाहर घूमने निकल जाती। वो घर की ओर से एकदम लापरवाह हो गई। उसे घर का कोई ख्याल ही नहीं था। कई बार पवन के मन में आता कि उसे डांटे, लेकिन फिर मन मारकर रह जाता। आज पवन को ऑफिस जाने में पहले ही देर हो रही थी। उसने पहनने के लिए कमीज निकाली तो देखा कि उस पर प्रेस नहीं है। पवन ने झल्लाकर प्रिया को आवाज़ दी और बोला कि तुम घर में सारा दिन आराम करने और आईने के सामने खुद को निहारने के अलावा कभी और भी कुछ देख लिया करो। मेरी एक कमीज भी प्रेस नहीं है, क्या पहनकर ऑफिस जाऊंगा? प्रिया बोली, लेकिन मुझे तो प्रेस करना नहीं आता, तुम गीता से करवा लो। तुम्हें आता ही क्या है, सिर्फ श्रृंगार करना? कहकर पवन बिना प्रेस की कमीज पहनकर ही ऑफिस चला गया। आज उसका मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शादी के बाद वो खुशहाल जीवन नहीं बिता पा रहा है। उसने अपने लिए जैसी पत्नी की कल्पना की थी, प्रिया में उसकी उम्मीद का एक अंश भी नहीं था। देखने में तो प्रिया बहुत खूबसूरत थी, उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन जीने के लिए उसने किसी सौंदर्य प्रतिमा की कल्पना नहीं की थी। उसने ऐसे जीवन साथी की कल्पना की थी जिसका तन के साथ मन भी सुंदर हो, जो मन से उसका ख्याल रख सके और उसकी भावनाओं को समझ सके। अरे यार, क्या भाभी की याद में खोए हुए हो? महेश की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पर महेश ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो हकला क्यों रहे हो? क्या शादी के बाद हकलाना भी शुरू कर दिया है? कभी भाभी जी को घर भी लेकर आओ, कब तक उन्हें यूं ही घर में छुपा कर रखोगे? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी दिन समय निकालकर हम दोनों तुम्हारे घर जरूर आएंगे। पवन ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आज उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था, लेकिन घर तो जाना ही था। वो अनमना सा घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही गीता ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद भाभी मायके चली गई। बहुत गुस्से में लग रही थी। बेटा, क्या तुमसे कोई बात हो गई है? पवन की माँ ने घबराते हुए उससे पूछा। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, यूं ही चली गई होगी। उसे अपने घर गए हुए काफ़ी समय हो गया ना, इसलिए अपने माता पिता से मिलने गई होगी। पवन ने बात को संभालते हुए कहा। भैया, तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। ये कहकर पवन अपने कमरे की तरफ चला गया। बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे उसे प्रिया की बहुत याद आ रही थी। किसी की याद आने पर खुशी से बीते हुए लम्हे भी दुखी कर देते हैं। ऐसा ही कुछ पवन के साथ भी हो रहा था। पवन जानता था कि जब तक वह प्रिया को लेने नहीं जाएगा वह वापस नहीं आएगी, लेकिन वो ही उसे लेने क्यों जाए? वो अपने आप भी तो वापस आ सकती है, आखिर गलती भी तो उसकी ही है। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह बिस्तर से उठकर बाहर निकलकर गैलरी में टहलने लगा और सोचने लगा कि अगर वह भी प्रिया की तरह जिद करेगा तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। यदि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है तो क्या वह भी अपना फर्ज भूल जाएगा? उसे प्रिया के साथ किए गए अपने व्यवहार पर भी गुस्सा आने लगा। इसी कश्मकश में सुबह भी हो गई। उसने पूरी रात यूं ही जागकर बिता दी। आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह प्रिया को समझाकर वापस ले आएगा। प्रिया के बिना उसे एक पल बिताना मुश्किल लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया बस प्रिया के चारों ओर ही घूमती है। उधर प्रिया भी कम दुखी नहीं थी, लेकिन उसका अहंकार उसके और पवन के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसे हर पल ऐसा एहसास होता जैसे पवन उसके आसपास ही है। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि उसकी माँ ने आकर उसे बताया कि नीचे पवन आया हुआ है और तुम्हें बुला रहा है। प्रिया को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह जल्दी जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। पवन बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अगर तुम खुशी से अपने माता पिता के पास रहने आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर नाराज होकर आई हो तो अपने घर वापस चलो। उसकी बात को टालते हुए कहा, मगर आज प्रिया को कहीं न कहीं यह महसूस हुआ कि वो अपने ही घर में कितनी अजनबी होकर रह गई है। शायद घर वालों की बेरुखी का कारण उसे मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर ही अनजान बनी रहती थी। पवन ने अधिकार से प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। पवन को इस तरह मिन्नतें करते हुए देख प्रिया के मन में फिर से अहंकार जाग उठा। प्रिया बोली,
मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम मुझे इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि अपनी माँ और बहन के सामने मुझे लज्जित कर सको। पवन ने इस बात पर नाराज होते हुए कहा, तुम पत्नी हो मेरी और मैं तुम्हारा पति होने के नाते इतना हक तो रखता ही हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जा सकूं। बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अपना सामान लेकर जल्दी आ जाओ। इतना कहकर पवन कमरे से बाहर निकल गया। जाने की खुशी तो प्रिया को भी कम नहीं थी, पर वह तो पवन को यह जताना चाहती थी कि उसे उसका घर छोड़कर आने का कोई अफसोस नहीं था। घर पहुंचकर पवन ने प्रिया को कुछ नहीं कहा। मामला शांत हो गया था। अब तो पवन ने उसे टोकना भी बंद कर दिया था। घर में कोई उससे कुछ भी नहीं कहना चाहता था। एक दिन पवन ऑफिस से लौटा तो अपनी माँ को रसोई घर में काम करते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि गीता को कॉलेज से आते वक्त कोई बाइक सवार टक्कर मारकर भाग गया, जिसके कारण उसके हाथ और पैर में चोट आई है। डॉक्टर भी पट्टी करके दवा लेकर गए हैं। पवन ने देखा कि प्रिया घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ प्रिया कहाँ गई? माँ ने थोड़े गुस्से में कहा, बहू तो सुबह से ही अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हुई है। शाम के 7 बजने वाले थे और प्रिया का अभी तक कोई अता पता ही नहीं था। लगभग 10-15 मिनट के बाद दरवाजे की घंटी बजी। पवन ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने प्रिया खड़ी थी। पवन को सामने खड़ा देख उसने कहा, अफसोस है, हम लोग फिल्म देखने चले गए थे, वापस आने में थोड़ी देर हो गई। बहुत थक गई हूँ आज, पर्स उतारते हुए प्रिया ने कहा। पवन चुप ही रहा। उसने प्रिया से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब प्रिया अपने कमरे से बाहर आई तो उसने डॉक्टर को जाते हुए देखा। मम्मी जी, अपने यहाँ कौन बीमार है? उसने आश्चर्य से पूछा। माँ ने कहा, गीता का कल एक्सीडेंट हो गया था और उसके हाथ और पैर में चोट आई है। डॉक्टर उसी को देखने के लिए आए थे। माँ ने बड़े रूखे और सपाट लहजे में उत्तर दिया, क्या गीता को चोट लगी है? और घर में किसी ने मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें शायद सुनने की फुर्सत नहीं थी बहू। सास के स्वर की तिलखी को प्रिया ने महसूस कर लिया था। वह तुरंत ही गीता के पास उसके कमरे में पहुंची। अब कैसी हो गीता? ठीक हूँ भाभी, धीमे स्वर में गीता ने जवाब दिया। मुझे तो तुम्हारे भैया ने भी कुछ नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है, प्रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उन्होंने आपको परेशान नहीं करना चाहा होगा भाभी, गीता ने उसकी बात को टालते हुए कहा। मगर आज प्रिया को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ था कि वो अपने ही घर में कितनी अजनबी होकर रह गई है। शायद घर वालों की बेरुखी का कारण उसे मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर ही अनजान बनी रहती थी। शाम को जब पवन घर लौटा तो उसने शिकायत करते हुए कहा, तुमने बताया क्यों नहीं था कि गीता को चोट लगी है? तुम पहले ही काफ़ी थकी हुई थी। पवन ने बड़ा ही संक्षिप्त सा उत्तर दिया। और हाँ, आज शाम को मेरे एक दोस्त ने हमें खाने पर बुलाया है, तैयार हो जाना। बाहर घूमने जाने के नाम से ही प्रिया खुश हो गई। वह जल्दी से अंदर जाकर तैयार होने लगी। एक पल के लिए उसे गीता की चोट का ध्यान आया, मगर उसने जल्दी ही उसे नज़रअंदाज कर दिया और जल्दी ही वह पवन के साथ घर से बाहर निकल गई। महेश के घर पहुंचकर वे लोग लिविंग रूम में बैठे और बातें करने लगे। इस दौरान प्रिया की नज़रें घर के कोने कोने में घूम रही थी। वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रही थी। घर बहुत ही साफ सुथरा और बड़े ही अच्छे ढंग से सजाया गया था। हर चीज़ बड़े ही व्यवस्थित ढंग से सजाई गई थी। औपचारिक बातचीत के बाद वे लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। प्रिया और पवन ने देखा कि महेश की पत्नी रश्मि ने तरह तरह की सब्जियां, रायता और मीठे में खीर बनाई थी। सारी चीज़ें देखने में एक से बढ़कर एक लग रही थी। पवन से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। उसने खाना शुरू किया। भाई, खाने में मज़ा आ गया। भाभी जी तो बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। पवन ने उंगलियों को चाटते हुए कहा, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। उसकी इस बात पर महेश ने खुश होते हुए रश्मि का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, ये तो बहुत सही बात कही है तुमने। रश्मि को पाकर मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही है। रश्मि जिस तरह से मम्मी पापा और मेरा ध्यान रखती है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पूरा दिन वह बिना किसी शिकायत के हम सब की ज़रूरतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वह अपने साथ साथ घर को सजाने संवारने का भी पूरा ध्यान रखती है। अगर वह एक दिन के लिए भी कहीं चली जाए तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। वो हर तरह से सर्वगुण संपन्न है। इतनी अच्छी और सुंदर बीवी को पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। उसकी बातों को सुनकर रश्मि शर्माते हुए कहती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? हाथ छोड़िए मेरा।
मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने परिवार की खुशी के लिए करती हूँ। अपने परिवार के लोगों को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। ये मेरे परिवार के सदस्यों के लिए मेरा फ़र्ज है। ऐसे ही सब हंसी मजाक के साथ बातचीत करते हैं। प्रिया उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। आज उसका परिचय प्यार के एक नए रूप से हो रहा था। ये भी तो प्यार है, कितना पवित्र, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना लिए हुए। उसे महसूस हो रहा था कि प्यार सिर्फ वह नहीं जो रात के अंधेरे में किए जाए। प्यार के तो और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन उसने तो कभी पवन की पसंद नापसंद जानने की भी कोशिश ही नहीं की और ना ही कभी उसकी कही किसी भी बात का मान ही रखा है। उसने तो हमेशा अपनी आकांक्षाओं को ही महत्व दिया। आज महेश के घर से लौटने पर प्रिया के मन में हलचल मची हुई थी। उसके साथ होने वाली इस घटना ने उसे आज ये एहसास दिला दिया कि नारी संपूर्ण केवल सजने संवरने से ही नहीं होती, बल्कि अपने फर्ज पूरे करने और अपनी जिम्मेदारी उठाने से होती है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ही वो सर्वगुण संपन्न कहलाती है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह आज से और अभी से अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी और किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। प्रिया और पवन महेश के घर से आ चुके थे। पवन काफ़ी थक चुका था। वह जाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए लेट गया, लेकिन प्रिया तुरंत किचन में गई और पवन के लिए पानी पीने के लिए लेकर आई और गीता का भी हालचाल लेने तुरंत उसके कमरे में चली गई। प्रिया ने देखा उसकी सास बर्तन साफ करने जा रही थी, तो प्रिया ने कहा, रहने दीजिए माँ, मैं अभी साफ कर दूंगी। प्रिया के इस बदले हुए व्यवहार से सब चकित थे। प्रिया अब ससुराल को ही अपना घर मानने लगी थी। पवन भी अब प्रिया का ध्यान अच्छे से रखने लगा। पवन का घर फिर से खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।